to start from this, tell me Okay. give me a context of what is the Pune Pact. देखिए, हमको ये समझना है कि पूना पैक्ट क्या था। आपको याद है कि 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी भारत में, तो उन्होंने ये कहा कि हम धीरे धीरे भारत के लोगों को शासन करने की जिम्मेदारी देंगे। तो 1917 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन आया और जिसकी वजह से फिर भारत में 1919 में रिफॉर्म हुए, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने ये बात को देखा कि भारत में जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उन डिप्रेस क्लासेस का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि उन्होंने हिंदूज को राइट दे दिए थे, उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे, तो और चूंकि सेंसस की प्रक्रिया हो चुकी थी और उसमें ये बात सामने आ चुका था कि जो अनटचेबल्स हैं भारत के, उनका एक्स कम्युनिकेशन है पूरे समाज के साथ। ना उनको हिंदू चाहते हैं, ना उनको मुस्लिम चाहते हैं। वो हिंदुओं से भी अलग हैं, वो मुसलमानों से भी अलग हैं, ईसाइयों से भी अलग हैं, और साथ के साथ सिखों से भी अलग हैं। तो उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने अपने रिपोर्ट में तो बात की कि हम इनको अधिकार देंगे, हम इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को 1919 में लागू किया गया तो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट नहीं दिया गया। केवल ये कहा गया कि इनके एक दो लोगों को नॉमिनेशन दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट। और चूंकि आबादी जो है अनटचेबल्स की उस वक्त भी जो है करीब देश की आबादी की करीब 18% आबादी थी उस वक्त। तो डॉक्टर अंबेडकर जो 1919 में जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन साउथ बरो कमीशन को दिए, जो बात रखी उन्होंने, और आपको याद है कि पूना पैक्ट से पहले जब 1919 के शासन के सुधारों के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सुधार करना चाहती थी, तो उसका अगला स्टेप था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन इस बात के लिए आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि वो भारत की जो सरकार है वो भारत के लोगों के हाथ में ज्यादा देना चाहते हैं। उससे पहले ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव थी। तो ब्रिटिश की कार्य प्रणाली थी कि वो कोई भी काम करते थे पहले एक कमीशन भेजते थे, वो कमीशन स्टडी करती थी। तो साउथ बरो कमीशन में भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, साइमन कमीशन में भी उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इसके बाद सरकार ने क्या किया कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पहली बार था कि डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव को ब्रिटेन की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि भारत के राजनीतिक स्वशासन के ढांचे का निर्माण पे बात करने वाली थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें पहली बार 2 अनटचेबल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया। उसमें एक प्रतिनिधि थे राव बहादुर श्रीनिवासन और दूसरे थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ये 2 लोग थे। इन दोनों लोगों ने जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपनी बातें रखी। कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था, तीसरी में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के तौर पे भी जानते हैं, उन्होंने उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टर अंबेडकर और राव श्रीनिवासन जी दलितों के प्रतिनिधि थे। उसमें पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था माइनॉरिटी कमेटी। और आपको इस माइनॉरिटी कमेटी की महत्ता इस बात से समझनी पड़ेगी, बाकी कमेटी के तो हेड कोई और थे, ब्रिटिश लोग थे, लेकिन जो माइनॉरिटीज की जो कमेटी थी, जो माइनॉरिटी सेटलमेंट पे जो कमेटी थी, उसके जो
चेयर थे वो खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड थे, तो आप समझ सकते हैं। और माइनॉरिटीज में आपको पता है मुस्लिम्स के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले ही तय कर चुकी थी, उनको सेपरेट इलेक्टेड दे चुकी थी। ईसाइयों के बारे में भी पहले से ही तय था, एंग्लो इंडियन के बारे में पहले से तय था, सिखों के बारे में भी पहले से तय था। बचे थे माइनॉरिटी के तौर पर केवल अनटचेबल्स या डिप्रेस क्लासेस। इस माइनॉरिटी कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी डिमांड रखी। वो डिमांड रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, सेवाओं में डिपेंड थी, सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, शिक्षा में सवाल था, सरकार के बजट का मसला था। इन तमाम मसलों पर डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदा एक मेमोरेंडम माइनॉरिटी कमेटी के जो हेड थे उनको दिया था। ये जो है पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का पर्सपेक्टिव ये था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें देश के हर एक तबके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो नया संवैधानिक ढांचा बनाने वाली थी भारत को चलाने के लिए, वो सब तबकों से सरकार ने उनकी राय मांगी थी। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर, राव बहादुर श्रीनिवासन प्रतिनिधि थे। उन्होंने अनटचेबल्स की तरफ से, दलितों की तरफ से या डिप्रेस क्लासेस की तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन दिया। ये इसकी पृष्ठभूमि। What was exactly the Pune Pact? अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लॉट्स ऑफ वाटर फ्लोड इनटू द टेम्स एंड द गैंजेस। अच्छा, ओके, right. टेम्स में इसलिए बिकॉज डिसीजन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, Right. और गंगा में इसलिए उफान आया गंगा में। तो क्या हुआ कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी कमेटी थी उसमें कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो ये रिकॉर्ड का मसला है कि गांधी जी ने जो अलग माइनॉरिटीज थी उनको ये इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई ये जो अनटचेबल्स हैं उनको अलग राइट नहीं मिलना चाहिए, इससे भारत में डिवीजन होगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और यहां तक कि सारे प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लिख के दिया, जब फैसला नहीं हो पाए माइनॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट में, तो ये फैसला, तो सब लोगों ने ये लिख के दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करेगी उसको हम स्वीकार कर लेंगे। गांधी जी ने भी ये लिख के दिया। डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मैं तो रिपोर्ट को आने के बाद देखूंगा, यदि मेरे समाज के हितों पर कोई समझौता होगा तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं वो रिकमेंडेशंस को मानूंगा। तो ये फैक्ट है। जब 1932 में सरकार ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों की बात की, तो उन्होंने जो है कम्युनल अवार्ड कहते हैं उसको, कम्युनल अवार्ड घोषित किया। कम्युनल अवार्ड इसलिए कहा गया कि अलग अलग कम्युनिटीज को उन्होंने राइट्स उस अवार्ड में घोषित किए। सेपरेट इलेक्टोरेट जी, तो कम्युनल अवार्ड में उन्होंने ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, वो जो है हिंदुओं से एक अलग एंटिटी है। चूंकि उनके साथ खाना पीना सब, उनके साथ किसी का कोई बर्ताव नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि भारत के जो अनटचेबल्स हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग से दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो अनटचेबल्स हैं, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। यही सेपरेट इलेक्टोरेट था, यानी कि अनटचेबल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उनको केवल और केवल अनटचेबल चुनेंगे।
महात्मा गांधी जी का इस बात से सख्त विरोध था। उन्होंने सरकार के कम्युनल अवार्ड घोषित होने से पहले भी सरकार को चिट्ठी लिखी थी, और जब घोषित हो गया उसके बाद भी उन्होंने चिट्ठी लिखी कि वो अपनी जान के साथ इस निर्णय का विरोध करेंगे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये हिंदू समाज में डिवीजन करेगा, ये उनका मानना था। तो आपको पता है, उन्होंने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ अनुसूचित अनटचेबल्स को या डिप्रेस क्लासेस को या आज के शेड्यूल क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को उनके अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले, इसके खिलाफ उन्होंने पूना की येरवड़ा जेल में आमरण अनशन किया। और उन्होंने कहा कि कम्युनल अवार्ड केवल उनकी लाश पर ही लागू किया जा सकता है, काइंड ऑफ इस तरह की चीजें उन्होंने कही। तो ये जो है, इसको प्यारे लाल करके एक बड़े कांग्रेस के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इसको एपिक फास्ट कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसमें उस फास्ट का भी जिक्र किया है, इस किताब का भी जिक्र किया है, और उन्होंने बताया है कि कैसे गांधी जी के फास्ट ने देश के सबसे कमजोर, प्रतिनिधित्वहीन और पूरा समाज जिसको घृणा की दृष्टि से देखता था, जो ना बिजनेस कर सकता था, ना रोजगार कर सकता था, जिसको कुछ भी अधिकार नहीं थे, उनके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने, जब उनको कुछ अधिकार मिलने लगे तो महात्मा गांधी जी ने उनके खिलाफ आमरण अनशन किया। ये जो आमरण अनशन है, इसको लेकर काफी मीडिया में, समाज में उथल पुथल हुई, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये तय हुआ कि कांग्रेस कुछ पीछे हटेगी और डॉक्टर अंबेडकर कुछ पीछे हटेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सामने बड़ा डायलेमा ये था कि वो भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता या डिक्टेटर, वो महात्मा गांधी से टकरा रहे थे, और एक अनटचेबल, एक दलित, एक सवर्ण जो देश का नेता है, डिक्टेटर है, उससे टकराने की हिमाकत कैसे कर सकता है, ये पूरे समाज में धारणा व्याप्त थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कई जगह ये कहा था और उन्होंने उस बात को दोहराया कि जो लॉस्ट राइट्स हैं वो रिलेंटलेस स्ट्रगल से मिलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम अपने अधिकारों की, हम महात्मा गांधी जी की जान की कीमत पर अपने अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन चीजें बदली। डॉक्टर अंबेडकर के बीच का जो एक, डॉक्टर अंबेडकर के दिल में जो एक इंसान था, वो इंसान डॉक्टर अंबेडकर पर हावी हुआ। उनको लगा कि एक आदमी मर जाएगा। उनके सामने व्यवहारिक दिक्कतें भी थी। दलित सब जगह माइनॉरिटी में थे, किसी भी गांव में मेजोरिटी में नहीं थे। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो पूरे अनटचेबल समाज या डिप्रेस क्लासेस या दलितों को का कत्लेआम हो सकता था। उधर कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिसमें मदन मोहन मालवीय, सप्रू, हिंदू महासभा के नेता जयकर, ये तमाम मुंजे, तमाम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अप्रोच किया कि आप थोड़ा सा इस मामले में विचार करें। फिर चर्चा चलती रही, 10-12 दिन चर्चा, ये कुछ चर्चा चलती रही, और अंततः 25 तारीख को ये फैसला हुआ कि अनुसूचित ये जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनको राजनीति में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया जाएगा।
और जो प्रक्रिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि केवल अनटचेबल को चुनेंगे, तो उसमें थोड़े परिवर्तन के साथ ये कहा गया कि हम अनटचेबल्स को ज्यादा जगह देंगे प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय धारासभा में, लेकिन चुनने के तरीके में उनके प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल अनटचेबल को नहीं रहेगा, बल्कि उसमें टचेबल भी शामिल होंगे। तो दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ द पूना पैक्ट। और उसमें यह कहा गया कि जो समझौता हो उसमें यह बात तय हुई, पहले अनटचेबल अपने 4 प्रतिनिधियों को चुनेंगे, अनटचेबल ही चुनेंगे उनको 4 प्रतिनिधियों, और उन 4 प्रतिनिधियों में से किसी एक प्रतिनिधि को टचेबल और अनटचेबल मिलके चुनेंगे। तो ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो है, और उसमें करीब, जहां तक मेरा ख्याल है कि पूना पैक्ट जो 25 को शामिल हुआ, उसमें 9 बिंदु थे जिन पर सहमति बनी। तो ये जो है, ये था पूना पैक्ट। ओके, सो पूना पैक्ट में जो रिजर्वेशन हुआ था, बिकॉज डॉक्टर साहब फेल्ट द डिफरेंस बिटवीन गांधीज social justice and Dr. Saab's was that Dr. Saab felt that unless and until the depressed classes had a stake in the political power, the social justice was not possible. So basically through the Pune Pact, they got a certain amount of reservation inside parliament. So ये कैसे divide हुआ था, और was it of, in hindsight, from since we got our independence in 47 till 2020, how do you see the evolution of this reservation? देखिए, हमको समझना पड़ेगा, जब ये बात हो रही थी तो वो 1930s का दौर था। 1930s की भारतीय समाज और 2020s का जो भारतीय समाज है 100 साल बाद, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। उस समय हम एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के मातहत काम करते थे, और जो वॉच डॉग था वो एक नॉन हिंदू, नॉन इंडियन, नॉन मुस्लिम वॉच डॉग था। आज जो है सरकार वो गैर इंडियंस की नहीं है, गैर भारतीयों की सरकार नहीं, आज भारत वालों की सरकार है। और भारत में भी जिनके पास सरकार है, जिनके पास सरकारी ताकत है, अधिकांश उनमें से जिनके पास ताकत है नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब और नॉन ओबीसीज है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमारे ओबीसी हैं, लेकिन एक होता है टाइटुलर पावर और एक होती है डी ज्यूरे पावर और एक होती है डी फैक्टो पावर। आज भारत की जो डी फैक्टो पॉलिटिकल पावर है वो देश के अपर कास्ट के हाथ में है, सो कॉल्ड अपर कास्ट के हाथ में। तो जो 1930s में था, आपको पता होगा, जो 1932 का कम्युनल अवार्ड वगैरह ये सब थे, ये 1935 के संविधान के रूप में भारत में लागू हुए। 1935 में जो एक्ट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें सब इनकॉर्पोरेट किया गया। उसमें कहा गया कि तब फिर जो 1935 में शेड्यूल कास्ट टर्म इस्तेमाल होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक शेड्यूल ऑफ कास्ट बनाया गया जिनको अनटचेबल माना गया था, डिप्रेस क्लासेस माना गया था। तो 1935 के कानून के आधार पर जब भारत में चुनाव हुए तो बहुत सारी जगह पर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट चुने गए। पूरे शेड्यूल कास्टों के नई लीडरशिप पैदा हुई। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ नाम बता देना चाहता हूं। बाबू जगजीवन राम उसी एक्ट के बाद की पैदाइश थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान की संविधान सभा के मेंबर थे, जो पहले
पूर्वी बंगाल में थे, वो भी इस 1935 एक्ट की पैदाइश थे। तो एक तरह से जो सेपरेट इलेक्ट्रेट आया और उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ, उसने दो बातें की। एक बात तो ये बात हुई, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भारत में दलितों के एकमात्र निर्विवाद प्रतिनिधि हैं। इसकी इतनी उम्मीद तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी नहीं थी, उन्होंने लिखा है। दूसरा, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही वो ऑथेंटिक हो गई। तो एक तो ये फर्क पड़ा उससे। दूसरा ये फर्क पड़ा, चूंकि पूना पैक्ट में केवल गांधी, जो पूना पैक्ट हुआ वो गांधी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदू समाज था। उसमें हिंदू महासभा के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, तमाम हिंदू स्ट्रीम के लोग उसमें शामिल थे। उसमें पूंजीपति भी शामिल थे, जमनालाल बजाज के जो दादा हैं वो भी उसमें थे। जमनालाल बजाज शायद नहीं, जमनालाल बजाज खुद उसमें शामिल थे। बिरला भी थे उसमें, तात्कालीन बिरला जी भी उस कमेटी में थे। तो भारत के पूंजीपति भी उसमें शामिल थे, भारत का हिंदू समाज भी उसमें शामिल था, और इन सब ने मिलके डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो अनटचेबल्स थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये भारत के इतिहास में एकदम अनोखी घटना थी। जो अनटचेबल रिसीविंग एंड पे रहते थे, वो बराबरी की हैसियत से उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन किया। ये भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन ये जो दलितों को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन इसने देश में एक नैतिक मापदंड तैयार कर दिया। वो नैतिक मापदंड ये था कि भारतीय समाज में दलितों को जो स्थिति दोयम दर्जे की है, उस स्थिति को सुधारे जाने की जिम्मेदारी नैतिक तौर पर हिंदू समाज और इस पैक्ट के साइन करने वालों के ऊपर डाल दी। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि जब भारत में संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उससे पहले आपको पता है क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। तो इन तमाम चीजों में इस पूना पैक्ट ने तमाम चीजों पे एक नैतिक दबाव डाल के रखा कि दलितों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि पूना पैक्ट की तात्कालिक प्रासंगिकता ये थी कि भारत के संवैधानिक ढांचे में जब भारत की पहली निर्वाचित सरकार, पहली मनोनीत सरकार बनी, तो उसमें बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोनों एक कांग्रेस के खेमे के और एक दलितों के निर्विवाद अखिल भारतीय नेता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को उसमें लिया गया। और ये जो लीगेसी थी, जिसको भारतीय समाज, जिसको हिंदू समाज ने माना था, भारतीय समाज ने माना था, ये लीगेसी भारत के संविधान में भी लागू की गई। यानी कि संविधान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अनुसूचित जाति और इसको आगे बढ़ा के अनुसूचित जनजाति तक उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, ये तबके ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड हैं, मार्जिनलाइज हैं, एक्स कम्युनिकेटेड हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्पेशल देना ही होगा। और इसी के तहत
10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था संसद और विधानसभाओं में 10 साल तक उनके आरक्षण देने की उनकी व्यवस्था उनको की गई। इस विश्वास के साथ कि 10 साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बाकी समाजों की बराबरी कर लेंगे, देश में 10 साल में सरकारें इतना काम कर लेंगी कि उनको राजनीतिक स्तर पर किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं, ऐसा हो नहीं पाया। ये मुझे लगता है कि पूना पैक्ट की स्थिति थी। So the existing reservation of it was a very visionary pact which gave a reservation of 84 plus 47. I mean, पहले 74 41 था, फिर वो 84 47 of about 131 members of parliament. Plus population proportionate है. So even reservation in assemblies. आपके हिसाब से where do you think there is some kind of limitation which is not allowing these 131 representatives to deliver social justice to the depressed classes? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा पक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूना पैक्ट साइन करने के बाद ही बताया था कि हमको अनुसूचित जाति जनजाति को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनको नहीं मिली। जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट में उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहता था, लेकिन उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आई थी। तो पूना पैक्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति को एक तरीके से पॉलिटिकल पावर से मरहूम कर दिया, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। पॉलिटिकल पावर डिफाइन करो जी। पॉलिटिकल पावर का मतलब यह है कि अगर वो देश में अपने बूते पर अपने प्रतिनिधि चुनते थे, तो उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं थी। अगर वैसा होता था तो जितने भी प्रसिद्ध ईमानदार कर्मठ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लीडर्स हैं, वो अपने समाज की ताकत के बूते पर विधानसभाओं में और संसद में पहुंच जाते थे। लेकिन पूना पैक्ट के बाद जो परिस्थितियां बनी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो परिस्थितियां बनी, उसमें कोई भी व्यक्ति केवल शेड्यूल कास्ट के वोटों से विधानसभा में या पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। शेड्यूल ट्राइब के मसले में मामला थोड़ा सा अलग है। वहां शेड्यूल ट्राइब के इलाके, चूंकि वहां पे आदिवासी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, तो आदिवासी के टिकट के बूते पर आदिवासियों के वोट के बूते पे संसद में पहुंच सकता है, विधानसभा में पहुंच सकता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि उनको गैर शेड्यूल कास्ट की सहायता की जरूरत रहेगी चुनाव जीतने की। उनको प्रचार के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए होगी। उनको, चूंकि उनकी पार्टी को शेड्यूल कास्ट को नॉर्मली गैर शेड्यूल कास्ट वोट देना पसंद नहीं करता, तो गैर शेड्यूल कास्ट के वोट के लिए उनको कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो उनको गैर शेड्यूल कास्ट का वोट दिला के उनको जिता दे। ये पार्टियां हैं जी, जीतेगा शेड्यूल कास्ट ही, क्योंकि देयर इज नो अदर कैंडिडेट इज अलाउड इन दैट। जी। लेकिन शेड्यूल कास्ट वो जीतेगा जिसकी पार्टी का प्रचार तंत्र ज्यादा मजबूत है, जिसका कैडर बेस ज्यादा मजबूत है, वही जीतेगा। एक समय तक रिजर्व सीट से जीतने वाले ज्यादातर लोग
कांग्रेस पार्टी के होते थे। आज वो स्थिति एकदम बदल गई है। आज ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आते हैं। इसकी वजह एक ही है कि कौन से शेड्यूल कास्ट को हिंदू समाज चाहता है उसी को चुना जाएगा। कौन से शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकली पावरफुल अपर क्लासेस, अपर कास्ट चाहते हैं, वही जीत कर जाएगा। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट का वोट 20-22% होता है। दूसरा एक फैक्टर और है कि शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चूंकि सारे डिफरेंट कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट होते हैं, चुना तो शेड्यूल कास्ट जाएगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट उतनी जगह डिवाइड हो जाता है जितने ज्यादा शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होते हैं। तो जिसके पास लार्जर नॉन शेड्यूल कास्ट वोट होगा वही शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जीत कर जाता है। सो एक बार ये जीत के आ जाएं, the reason that they are there is because of Dr. Ambedkar's vision. So do these people not, have they not been true to Dr. Saab's vision? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये लोगों के पास डॉक्टर अम्बेडकर का विजन होता था तो क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को वहां लागू कर सकते हैं? पहला सवाल तो यही है। पहला सवाल है कि क्या उनके पास विजन है? विजन है, क्या वो उसको लागू कर सकते? ये दो चीजें हैं। मेरा मानना है कि इनमें से ज्यादातर लोग डॉक्टर अम्बेडकर को खुदा मानते हैं, उनके भक्त हैं ये लोग। भक्त और विचारशील व्यक्ति में फर्क होता है। भक्त केवल भक्ति करता है, वो विचारों की कद्र नहीं करता। आज उनके सामने हनुमान की मूर्ति है, हनुमान की पूजा करेंगे। कल राम की मूर्ति है, राम की पूजा करेंगे। परसों कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण की पूजा करेंगे। लेकिन जो विचार वाला व्यक्ति है, अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा है, अगर आप अम्बेडकर की जगह किसी और को रखना चाहेंगे, वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी कोई राम का भक्त है तो राम की जगह किसी और की मूर्ति रखना चाहोगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो जो ज्यादातर कैंडिडेट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से ज्यादा जिस पार्टी में है उस पार्टी की विचारधारा को खुश करना चाहते हैं। अब ये उस पार्टी पर निर्भर है कि वो पार्टी अम्बेडकर की विचारधारा को मानती है नहीं मानती। मेरा मानना ये है, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी समेत कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानती हो। तो ऐसी स्थिति में तो जो भी लोग वो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जरूर लेते हैं, प्रतिनिधि जो हमारे चुन के गए हैं, उनके जन्मदिन में जाते हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस में जाते हैं, उनके दीक्षा कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन ये एक सेरिमोनियल एस्पेक्ट है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा कहीं ज्यादा सारगर्भित है। वो एक डेमोक्रेटिक फिलॉसफी की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं, वो इनइक्वालिटी को एनिलेट करने की बात करते हैं, वो कास्ट को एनिलेट करने की बात करते हैं। वो तो मुझे लगता है, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं उनका जो दूसरा इशू हो जाता है वो ये हो जाता है, अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, हम तो देखते हैं, मैं तो देखता हूं, और विधानसभा की प्रोसीडिंग देखेंगे, अब देखिए हिसाब से 1/4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं। मैं भारत सरकार को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये चुनौती देता हूं, जिस दिन से भारत की पार्लियामेंट का गठन हुआ है
और आज तक की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आप चेक कर लें, क्या भारत की संसद ने 1/4 समय अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों को बोलने के लिए आवंटित किया है? क्या भारत की विधायी प्रक्रिया में इन सांसदों की भूमिका 1/4 है क्या? मेरा दावा है ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं करने दिया जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि यही, आपने मेरे से पूछा था पॉलिटिकल पावर क्या होती है। आप संसद में हैं लेकिन आपके मुंह पे कपड़ा बंधा है, वो कपड़ा विप का है, पार्टी की विप है, पार्टी की लाइन से अलग बोल नहीं सकते। पार्टी कहेगी रिजर्वेशन का विरोध करो तो विरोध करने के लिए वोट देना पड़ेगा, पार्टी कहेगी समर्थन करो तो समर्थन करने के लिए वोट देना पड़ेगा, पार्टी कहेगी हम एब्सटेन करेंगे तो एब्सटेन करना पड़ेगा, और अगर वो इसके खिलाफ वोट देंगे तो सांसदी तो जाएगी जाएगी, पार्टी से भी जाएंगे। तो मुझे लगता है हमारी संसद में वो अंबेडकर के नाम पे प्रतिनिधि जरूर बने हैं, लेकिन वो अंबेडकर के प्रतिनिधि नहीं है।